तो दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ शेड्यूलिंग। मेथड्स ऑफ शेड्यूलिंग में आता है बार चार्ट आता है आपका, और फिर आपका आएगा बार चार्ट के लिमिटेशंस, एडवांटेजेस, फिर उसके बाद माइलस्टोन चार्ट, लिंक चार्ट, इन सब के लिमिटेशंस और ये सब होगा। तो पहला आता है बार चार्ट, जो कि आपने हमने छोटे में पढ़ाई है। बार चार्ट में क्या होता है? बार चार्ट जो है स्टार्टिंग और एंडिंग दिखाता है, और उसको ग्रैंड चार्ट भी बोलते हैं, ये गैंट चार्ट बोलते हैं उसको। अगर बार चार्ट की जगह गैंट चार्ट लिखा हो तो सेम ही है, गैंट चार्ट। हेनरी ग्रैंट ने 1900 एडी में इसके बारे में बताया था। ये क्या डिफाइन करता है? इसका चार्ट होता कैसा है? ये टाइम होता है, और ये है एक्टिविटी। अब यहाँ पे हमें पता चलेगा स्टार्ट, और यहाँ पे एंड। ठीक है, बार चार्ट में एक्टिविटी, टाइम, स्टार्ट, एंड ये पता चलता है। बार चार्ट क्या है? बार चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन एक्टिविटी एंड टाइम। एक्टिविटीज आर शोन विद द हेल्प ऑफ बार। दिस ये जो चीज़ है, ये इसका लेंथ जो है वो ड्यूरेशन बताता है। बिगिनिंग ऑफ द बार होता है स्टार्ट ऑफ एन एक्टिविटी, एंड ऑफ द बार फिनिशिंग ऑफ एन एक्टिविटी, लेंथ ऑफ एन बार, ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी, जो कितना टाइम रिक्वायर्ड लगा, ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी होता है। तो इससे क्वेश्चन बहुत इजी होता है। क्वेश्चन में सिंपली लिखा रहेगा कि एक्टिविटी नंबर 1 2 3 और ड्यूरेशन इतना इतना लगा, और एक स्टेटमेंट दिया होगा कि एक्टिविटी 1 के बाद एक्टिविटी 2 कंप्लीट हो रहा है, या जैसी एक्टिविटी 2 कंप्लीट हुआ वैसी एक्टिविटी 3 स्टार्ट हुआ, या एक्टिविटी कोई स्टेटमेंट के हिसाब से लिखा होगा, इजी होता है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आता है एडवांटेजेस। एडवांटेजेस में इसका आ जाएगा एडवांटेजेस ऑफ बार चार्ट। बहुत सिंपल है, जैसे कि एक लाइन में समझा दिया, सिंपल है, सिंपल टू ड्रॉ एंड अंडरस्टैंड, नो स्किल्ड लेबर, कोई स्किल्ड लेबर की ज़रूरत नहीं है। कैन बी यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग रिसोर्स रिक्वायरमेंट एट अ पर्टिकुलर स्टेज ऑफ प्रोजेक्ट विच हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग प्रोग्रेसिव कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। इस चीज़ को बाद में मैं डिफाइन करूँगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैन बी लिख लीजिए, कैन बी यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग रिसोर्स रिक्वायरमेंट, can be used for determining resource requirement at a particular stage। कोई भी स्टेज पे अगर काम कंप्लीट हुआ है और देखना है कि कितना सामान की और ज़रूरत है बीच में, इंटरमीडिएट ऑफ द एक्टिविटीज़ में, तो ये चार्ट ठीक है। एट अ पर्टिकुलर स्टेज of project which helps in determining progressive cost of the project, progressive cost of the project। ठीक है, प्रोजेक्ट प्रोग्रेस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ये भी एक इसका एक प्रोजेक्ट प्रोग्रेस कैन बी expressed in terms of percentage। लिमिटेशंस बहुत सारी हैं इसकी, और लिमिटेशंस में क्या ही लिखवाना, मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ। डिग्री ऑफ डिटेल नहीं पता चलता कि उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में के अंडर में भी और एक्टिविटी होंगी, राइट, सब एक्टिविटीज़, उसके बारे में इसमें नहीं पता चल रहा है। In case of big projects, like only major activities can be shown, otherwise it will become overcrowded and clumsy. Hence bar chart are not preferred for big projects। review of project progress भी नहीं पता चलता, इसमें बस प्रोग्रेसिव कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट पता चलता है, या पर्टिकुलर स्टेज पे it can be used for determining resource requirement। project progress can be expressed in terms of percentage।
परसेंटेज के टर्म्स में आएंगे, लेकिन रिव्यू अगर मांगेगा तो नहीं दे पाएंगे. A bar chart does not show the progress of a work, hence it can be used as a purpose of controlling as progress made at a particular instant of time is required for control of the project. ठीक है. It can't be used for the purpose of controlling के लिए तो यूज़ ही नहीं कर पाएंगे. कंट्रोलिंग मैंने कल बताया था. कंट्रोलिंग क्या होता है? कंट्रोलिंग होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग प्रोजेक्ट performance is regularly observed and measured to identify deviation from the plan, right? ऐसा था. तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी बार चार्ट में, वो थोड़ा सा समस्या है. अब इसमें आता है, और इसके लिमिटेशंस ये हो सकते हैं कि जो वेरियस एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, उनके बीच का जो इंटरडिपेंडेंसीज है वो नहीं दिखा पाता. तो ये कंट्रोलिंग फेज में तो ये ऐसे भी मुश्किल है, और ये कोऑर्डिनेटिंग वाला भी प्रॉब्लम इसमें होता है. ठीक है. अब इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर दोज प्रोजेक्ट जैसे जिसमें अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है. नॉट गुड फॉर मतलब R&D प्रोजेक्ट्स. गुड फॉर R&D प्रोजेक्ट्स. डजंट इंडिकेट क्रिटिकल पाथ. क्रिटिकल पाथ अभी बताता हूँ मैं. डजंट इंडिकेट क्रिटिकल पाथ. Doesn't allow cost optimization, that is crashing. ये भी बाद में बताता हूँ मैं. Doesn't allow cost optimization, that is crashing. ठीक. ना तो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए है, ना क्रिटिकल पाथ के लिए है, ना R&D प्रोजेक्ट्स के लिए है, ना डिफरेंट एक्टिविटीज़ के बीच में जो डिपेंडेंसीज होती हैं ना वो बता पाता है. और ऐसे काफ़ी लिमिटेशंस हैं इसके. और इसमें वो सब एक्टिविटीज़ भी नहीं होता, नहीं तो बहुत क्लमजी हो जाएगा. माइलस्टोन चार्ट पे. माइलस्टोन चार्ट इज जस्ट एडवांटेज ओवर आपका ये बार चार्ट. It is an improvement over original bar chart. In an activity, there are certain key events, right, which are to be carried out for the completion of the activity. Such key events are called as milestones. और milestones को हम लोग दिखाते कैसे हैं? Milestones can be represented with the help of arrow, square, circle. If a particular activity is very long, then details of sub-activities will be lacking. Then details of these sub-activities can be shown with the help of milestones, which helps in better controlling the project. जैसे बहुत बड़ी, जैसे कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो बहुत बड़ी होती हैं, तो उसमें सब एक्टिविटीज़ भी होती हैं. ठीक है. तो वो सब एक्टिविटीज़ को डिफाइन ऐसे, इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे. समझिए. अब आते हैं लिमिटेशंस ऑफ माइलस्टोन चार्ट. द रिलेशन, लिमिटेशन लिख लेते हैं इसको पहले. लिमिटेशन जैसा क्या है? The relationship between sub-activity of an activity is clear, but still interrelation between various activities is not clear. मतलब ये एक्टिविटी का इसके साथ जो रिलेशन है वो तो ठीक है, ये सब एक्टिविटी और एक्टिविटी का, लेकिन दूसरे एक्टिविटी का साथ नहीं हो पा रहा है. फिर आता है आपका लिंक्ड बार चार्ट. लिंक बार चार्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. इसमें क्या होता है? इसमें लिंक कर देते हैं एक्टिविटीज़ को. एक्टिविटीज लिंक कैसे होती हैं? ऐसे. It is an improvement over original bar chart and milestone chart, right? And these activities are linked with the help of arrows indicating their sequence. सीक्वेंस का ये पता चल पाता है हमें. अब आते हैं नेटवर्क डायग्राम. इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है. नेटवर्क डायग्राम.
नेटवर्क डायग्राम में क्या होता है भाई? नेटवर्क डायग्राम जैसे ये नोड है, ये है, ये एक्टिविटी है, ये भी एक्टिविटी है, इस तरह से आपने देखा होगा। तो ये नेटवर्क डायग्राम है। नेटवर्क डायग्राम जो होता है, इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़। टाइप्स ऑफ नेटवर्क डायग्राम क्या होगा? टाइप्स ऑफ नेटवर्क डायग्राम में आपका आएगा AOA और AON। AOA मतलब एक्टिविटी ओवर एरो, एक्टिविटी ओवर एरो, और AON मतलब एक्टिविटी ओवर नोड। एक्टिविटी ओवर एरो, एक्टिविटी ओवर नोड। WBS तो मैंने कल बता ही दिया था। टॉप टू बॉटम जाते हैं, प्रोजेक्ट सिस्टम में डिवाइड हुआ, सिस्टम सब सिस्टम में, और सब सिस्टम कंपोनेंट में, कंपोनेंट एलिमेंट्स में। WBS है क्या? WBS इज अ graphical representation, right, of a functional element of the project. It follows top to bottom approach. It is a process of breaking a complex project into a major system, subsystem, components and elements. Fundamental of network पे आते हैं। network network diagram is a graphical representation of logical sequence of activities. टाइप्स ऑफ नेटवर्क बताया मैंने, एक्टिविटी ओवर एरो, एक्टिविटी ओवर नोड। फ्यू पीपल, जो कुछ लोग हैं वो मतलब कंफ्यूज करते हैं AOA नेटवर्क को एक्टिविटी ओवर एरो नेटवर्क को, एक्टिविटी ओवर एरो नेटवर्क को PERT और CPM मान लेते हैं, बट वैसा है नहीं। मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं PERT एंड CPM। बेसिक डेफिनेशन हर चीज़ की। एक्टिविटी जैसे एक्टिविटी क्या होता है, इसमें जो ये एरो है इसके ऊपर जो लिखा है वो ड्यूरेशन नहीं बताता है, लेकिन बार चार्ट में जो एरो जो इस चीज़ के ऊपर लिखा होता है वो ड्यूरेशन बताता है। इसमें ये बताता है एक्टिविटी आपका डिस्क्रिप्शन। नो सिग्निफिकेंस और लेंथ ऑफ एरो इसमें। एक्टिविटी इज अ टास्क और अ जॉब दैट कंज्यूम्स रिसोर्स एंड टाइम। इट हैज़ अ डेफिनेट बिगनिंग एंड अ कंप्लीशन। एक्टिविटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय एरो। लेंथ ऑफ एरो हैज़ नो सिग्निफिकेंस। ठीक है, लेंथ ऑफ एरो का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ एक्टिविटी। टाइप्स ऑफ एक्टिविटी, सीरियल किलर तो सुना ही होगा। सीरियल किलर मतलब एक के बाद एक, तो ऐसी सीरियल एक्टिविटी है, परफॉर्म वन आफ्टर अनदर। ये फिर ये भी सोम के पढ़ने के बाद ही हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ पाएंगे ना। तो ये एक तरह से सीरियल एक्टिविटी हो गया। पैरेलल और कॉन्करेंट एक्टिविटी। पैरेलल और कॉन्करेंट में क्या होगा भाई? मतलब एक साथ चालू है। जैसे आज अगर हम CPM पढ़ रहे हैं तो आज मैथ्स भी पढ़ सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि मैथ्स पढ़ने के लिए CPM या CPM के लिए मैथ्स पढ़ना होगा। तो एक साथ फिर कैन बी परफॉर्म साइमल्टेनियसली एंड आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। जैसे टीवी देखते देखते खाना खाना। फिर इवेंट हो गया। इवेंट में क्या आता है? इवेंट वही गोले जो मैंने बताया आपको, ये ऐसा है, ये इसके टाइप्स हैं। ओवल है ये, ओवल। तो इवेंट क्या होता है? इवेंट इज एन इंस्टेंट ऑफ टाइम एट विच सम स्पेसिफिक माइलस्टोन्स इज अचीव्ड, दैट इज completion of an activity or start of an activity. Event do not consume resource and time. Event are represented by nodes. ठीक है, मतलब यहाँ से या तो एक्टिविटी स्टार्ट होगी जो इसमें स्टार्ट हुई है, या यहाँ इवेंट पे एक्टिविटी ख़त्म होगी। बेसिकली यही बताता है। टाइप्स ऑफ इवेंट है वही, स्टार्ट को टेल बोलते हैं, टेल इवेंट।
टेल इवेंट में क्या आएगा? टेल इवेंट ये टेल इवेंट है. It signifies start of an activity. Signifies start of an activity. और जैसे ये वाला है, ये सब स्टार्ट है. हेड इवेंट signifies end of an activity. Basically signifies end of an activity. If a particular head event signifies completion of the project, then it is called as fixed event or end event. डुअल रोल जैसे यहाँ पे एक एक्टिविटी एंड हो रही है, एक एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, तो ये डुअल रोल हो गया. मोस्ट ऑफ द इवेंट्स serve dual purpose, that is they act as tail event to certain activities and also head event to other activities. All the event except initial and final events are dual events. इनिशियल इसके सारे डुअल.